मान्यवर एक सेकंड, नहीं लगेगा। भैया थोड़ी सहिष्णुता बढ़ाइए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी, इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। आप बोले अभी कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं। किसी को इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। एक मिनट, आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी के साथ आपको समय दूंगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस पर अफसरों की उपस्थिति में एक सेकंड बैठ जाइए। मगर देश के मुसलमान भाई बहनों के मन में, माइनॉरिटी के मन में एक बड़ा इसके कारण शंका का वातावरण खड़ा हुआ है। इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, इसका निरसन करना चाहिए इसका। और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है। सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं सिब्बल साहब, मैं बता पहले जब कहें तो बताइए। मैं सीएए की बात कर रहा हूं। नाम लेने से क्या? मैं सीएए की बात, आप बैठे ना, बैठिए गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता का छीनेगा। हम नहीं कह रहे। साहब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। अरे नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात तो सुन। मान्यवर मेरी बात, गुलाम नबी साहब करते हुए कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल, बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे। और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो को पूछेगा, ये भी बता देता हूं। उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है, ये सब लोग। प्लीज सिब्बल साहब, मैं रिकॉर्ड पे कुछ कहना चाहता हूं, शायद आपके काम में है। सिब्बल जी बैठ जाइए। मैं बता देता हूं सब, मैं बताता हूं आपको, आप बैठ जाइए। मान्यवर, मैं कितने भाषण कोट कर सकता हूं श्रीमान कपिल सिब्बल की पार्टी के नेताओं के, जो कहते हैं सीएए माइनॉरिटी के खिलाफ। बता दे किस तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ किसी के। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कपिल सिब्बल साहब, माननीय सदस्य ने, बेटे मत बोलिए ना। माननीय सदस्य ने कहा कि एनपीआर के अंदर डॉक्यूमेंट मांगेंगे। मैंने खुद स्पष्टता करी है, प्रेस रिलीज किया है कि एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा पहले के एनपीआर में भी नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें, इसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज कर दी है कि जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हो, पूरा ऑप्शनल है। तीसरा, लेकिन ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया, एक मिनट, मैं लोकसभा मान्यवर, मैं आपको बताता हूं। चलो आपने अब तक नहीं सुना, मेरी बात अब तक नहीं पहुंची, तो मैं अभी कह देता हूं। लीजिए पहुंच गई, आमने सामने बैठे हैं, कृपया आप समर्थन करिए। मैं आपको भाई मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक, दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं। किसी को अब मेरी बात तो समझ लो, किसी को इस देश को
इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, आप बता दीजिए सदन में। मैंने बताया ना, जिसकी इंफॉर्मेशन खाली होगी उसको डी में डाला जाएगा, जो आपने कहा। अरे सुनो ना, अरे बैठ जाओ मान्यवर, मुझे पूरी बात कहने दो। अरे पूरी बात तो कहने दो, बैठ जाओ पहले। एक मिनट मुझे सुनकर बताओ, एक मिनट। अरे मुझे सुनकर बताओ, पूरी बात सुनो पहले पूरी बात सुनो। एक मिनट ओ डायरेक्ट एक मिनट मुझे सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, बैठ जाइए, मैं जवाब देता हूं ना। अरे विनय विश्वम जी, मैं जवाब देता हूं, सुनिए तो। मुझे बोलने भी नहीं देंगे यार। एक सेकंड आप सुनिए ना, मगर भाई को बैठिए भैया, थोड़ी सहिष्णुता बढ़ाइए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे। तो मर गया। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अजीब, सुनिए, अभी मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, खड़े हो गए। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी, इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। आप बोले अभी मान्यवर, एक सेकंड, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। एक मिनट। आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा ठीक। अब फिर भी सुनो भाई, अरे फिर क्यों बात करे हो? फिर भी बैठ जाए हलवाई जी, 2 मिनट बैठिए। मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद, आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए ना। मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। आनंद शर्मा जी गृह समिति, हमारी गृह की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए, मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं इस पर कहते अफसरों की उपस्थिति में। एक सेकंड बैठ जाइए ना सर, इनको कंप्लीट करने दीजिए। मान्यवर, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं नहीं, आनंद जी, He should be allowed to give the answer. They will not clear about and then they walk out. शर्मा जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए भाई। अरे भाई सुनो, मान्यवर, मैंने कहा कि गुलाम नबी साहब सभी विपक्ष के दल के 1-2 चुनिंदा लोगों का सांसद के साथ जो मेरे साथ चर्चा करने आना चाहता हो लेकर आइए। आनंद शर्मा हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, वो भी आए। ये विषय पर एक सेकंड, अरे सुनो ना, मगर अध्यक्ष जी क्या बना इनको देखिए, मंत्री जी बोल रहे हैं, बीच में इस प्रकार का व्यवधान खड़ा करना गरिमापूर्ण नहीं है। जब इनका वक्तव्य पूरा हो जाए तो आपको कुछ पूछना है तो वो उसका उत्तर देने के लिए अनुकूलता होने से उत्तर देंगे। मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अभी राइट्स पर चर्चा हो रही है। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी, गुलाम नबी साहब आइए, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे, अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे, जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनंती सारे विपक्षी दलों को करता चाहूं, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। नहीं, मगर उसमें आ जाओ ना भाई, उसमें आ जाओ ना। अरे भाई, आप भी आना। मान्यवर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मान्यवर, आई एम नॉट अलाउइंग यू, ही इज नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट अलाउइंग यू, प्लीज ही इज नॉट अलाउइंग। डायरेक्ट आप प्रतिनिधि मंडल में आ जाइए। डायरेक्ट नॉट यील्डिंग। गुलाम नबी आजाद के वरिष्ठ में
मान्यवर, दोनों ओर से हेट स्पीचेस की बात हुई, हम सबने स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है सीए के लिए आपके मन में कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, जो भी था, मगर देश के मुसलमान भाई बहनों के मन में, माइनॉरिटी के मन में एक बड़ा इसके कारण शंका का वातावरण खड़ा हुआ है। इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, इसका निरसन करना चाहिए। इसका मैं फिर से अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सीए के कारण, एनपीआर के कारण मेहरबानी कर इस देश की माइनॉरिटी के एक भी व्यक्ति को शंका न रखें। मैंने सभी सदस्यों को कहा है, गुलाम नबी जी के नेतृत्व में, आनंद शर्मा के नेतृत्व में, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है कृपया आप मेरे पास आइए, मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से किसी की भी हानि नहीं हो सकती। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मर गए हैं उनके परिवारों के नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर सकता, मैं ईश्वर नहीं हूं मान्यवर, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिनके घर जले हैं, दुकानें जली है, जिनके शरीर को ईजा आई है और जिनके परिवारों की जान चली गई है, आप इतना भरोसा रखना एक भी दंगाई छूट न पाए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी का, इसका हम भरोसा दें। चलो माननीय गृह मंत्री जी ने दंगाइयों के बारे में बताया कि उनको नहीं बख्शना चाहिए और हम सब उसमें सहमत है, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। और विशेष रूप से जो आपने स्पष्ट किया कि चाहे वो किसी भी दल का हो और किसी भी धर्म का, वो बहुत ज़रूरी है। मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आपने खुद खेद प्रकट किया कि बहुत नुकसान हुआ है, तो जिनका नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है और पुनर्वसन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? कंपनसेशन और पुनर्वसन के लिए दिल्ली सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर क्या कर रहे हैं, मैं कल उनके दफ्तर में पूरी चीजें भेज दूंगा। दिल्ली सरकार भी अच्छा कर रही है, भारत सरकार भी उसका समर्थन कर रही है और पूरी चिंता पुनर्वसन और पैकेज की, एवरेज राहतों के पैकेज से अच्छे पैकेज की। नहीं